दोस्तों, आज हम रॉन्ग टर्न सीरीज की 7वीं फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी कहानी अपनी बाकी फिल्मों से काफी अलग है, जिसे देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना टाइम गवाए लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हम स्कॉट सॉ नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि वर्जीनिया के एक छोटे शहर में अपनी बेटी जेन की तलाश में आता है। जेन उसकी बेटी जो करीब 6 हफ्तों से मिसिंग है, जो कि अपने 5 दोस्तों के साथ एप्लाचियन ट्रेल में हाइकिंग करने के लिए आई थी और उसकी लास्ट लोकेशन इसी शहर में थी। स्कॉट वहाँ की लोकल पुलिस को कंप्लेन भी करता है, लेकिन ऑफिसर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। स्कॉट उस होटल में भी जाता है जहाँ जेन अपने दोस्तों के साथ रुकी हुई थी, लेकिन उसे वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती है। इवन वो वहाँ की लोकल बार में भी जाता है और जेन के बारे में पूछता है। वहाँ से भी उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तभी बार में उसे नेट नाम का एक आदमी मिलता है, जो उससे कहता है कि उसने उन्हें देखा है। स्कॉट उससे पूछता है कि तुमने उन्हें कहाँ जाते देखा है। नेड उसे बताता है कि वो शायद नॉर्थ जंगल की ओर गए थे और अगर वो वहाँ पर खो गए हैं तो तुम्हारा यहाँ रुकना बेकार है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए, अब वो वापस नहीं आएंगे। स्कॉट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और अपनी बेटी के लिए वहाँ जाने का फैसला करता है। आगे हमें मूवी में 6 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेन को उसके 5 दोस्त एडम लूकस, मीला, गैरी, लुइस और उसके बॉयफ्रेंड डेरियस के साथ दिखाया जाता है, जो कि एप्लाचियन हाइकिंग के लिए वर्जीनिया के स्मॉल टाउन पहुंचते हैं। वहां वो एक साथ होटल में चेक इन करते हैं, जहां होटल की ओनर लेडी जेन को वार्न करती है कि ये एक शांत शहर है, रास्ते से भटकना मत वरना मुसीबत में पड़ जाओगी। आगे हम उन्हें एक बार में पार्टी करते हुए देखते हैं, जहां उन्हें नेट मिलता है, जिसे हमने प्रेजेंट डे में देखा था। नेट उन्हें अपनी गाइडिंग सर्विस का ऑफर देता है, लेकिन वो उससे काफी रूडली बिहेव करते हैं। आगे हम उनकी कार के पास एक आदमी को देखते हैं, जिसे देख एडम को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे गालियां देता है और उस पर बियर की बोतल फेंक देता है। तभी अचानक वो आदमी गायब हो जाता है। उसी रात जेन अपने पिता स्कॉट को वॉइस मैसेज कर रही होती है और अपनी लोकेशन शेयर करती है, जिसे लोकेट करते हुए स्कॉट प्रेजेंट डे पर आया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग जेन वॉक पर गई होती है, जहां वो एडिथ और एक छोटी बच्ची रूथी से मिलती है। एडिथ वहां पर हैंडमेड लकड़ी से बने ब्रेसलेट बेच रही होती है। जेन को वो काफी पसंद आते हैं और वो एक ले लेती है। आगे सभी हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं और नेचर को काफी एंजॉय करते हैं। तभी डेरियस उनसे कहता है कि यहीं पास में एक सिविल वॉर का किला है, जिसे हमें देखना चाहिए। सभी लोग वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जेन जाने के लिए श्योर नहीं थी। वो उन्हें होटल की ओनर लेडी की बात याद दिलाती है कि हमें रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड डेरियस के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसा कि मूवी का टाइटल है, यहाँ पर ये लोग रॉन्ग टर्न ले लेते हैं। सभी लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा उनकी तरफ तेजी से आता दिखाई देता है और सभी डरकर भागने लगते हैं। इस दौरान सभी को गंभीर चोटें आती है और इसी बीच गैरी की मौत हो जाती है, क्योंकि वो लट्ठे की चपेट में आ गया था। गैरी की मौत से लुइस काफी अपसेट होता है और इसके लिए वो डेरियस को ब्लेम करता है। आगे सभी लोग अपना उपचार करते हैं और रास्ता ढूंढकर मदद लाने का फैसला करते हैं। पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है, लेकिन उन्हें कहीं पर भी रास्ता नहीं मिलता है। तभी बारिश भी होने लगती है, जिसके चलते वो जंगल में ही टेंट लगाकर रुकने का फैसला करते हैं। आधी रात में बिजली कड़कने की आवाज सुनकर जेन उठ जाती है और तभी उसे टेंट के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि मीला गायब है और रात भर से वो कब्रिस्तान में सो रहे थे। वहीं पर उन्हें प्रतिज्ञा घोषणा का एक बोर्ड मिलता है, जिसकी डेट है 24 नवंबर 1859, जिसके अनुसार करीब 1 दर्जन परिवार वॉर से बचने के लिए जंगल में रहने लगे थे, जिनका मानना था कि अमेरिका का अंत अब निकट है और वो अपने आप को फाउंडेशन के नाम से रिप्रेजेंट करते थे। आगे हम देखते हैं कि सभी के फोन्स गायब थे और मीला अभी भी नहीं आई थी, जिससे एडम काफी घबरा जाता है और जंगल के चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे रूथी दिखाई देती है, जिसे जेन ने शहर में देखा था। उसे देख रूथी वहां से भागने लगती है और एडम उसका पीछा करता है। तभी एडम का पैर एक ट्रैप चेन में फंस जाता है, जो उसे एक गड्ढे की ओर खींचने लगता है। देखते ही देखते एडम उसके अंदर चला जाता है। तभी जेन के कहने पर लुइस और डेरियस तीनों मदद लाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर उन्हें एक सुनसान झोपड़ी दिखाई देती है, जहां पर कई सारे हाइकर्स के हाइकिंग से रिलेटेड सभी तरह के सामान पड़े हुए थे। शायद ये उन्हीं लोगों की जगह है जो इनका शिकार कर रहे हैं। तभी उन्हें एडम को लकड़ी से बांध कर ले जा रहे अजीब सी वेशभूषा में जानवरों की खोपड़ी का मुखौटा लगाए 2 आदमी दिखाई देते हैं, जो कि काफी डरावने लग रहे थे और वो किसी अननोन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। वो तीनों वहां पड़े सामान की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एडम को होश आ जाता है और वहीं पड़ी एक लकड़ी से एडम एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से पीट कर मार देता है, जिसे देख दूसरा आदमी वहां से भाग जाता है। तभी घबराते हुए मीला वहां पहुंचती है, जो बताती है कि नेचर कॉल के लिए वो टेंट से दूर गई थी। तभी वो स्कल मास्क वाले 2 आदमी को देखकर छिप गई थी। अब क्योंकि मीला सही सलामत थी, जेन को एडम का बेवजह खून करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन एडम इस बात को जस्टिफाई कर देता है कि वो बुरे लोग हैं और उन्होंने गैरी को मारा है। इस बात से सभी एग्री भी करते हैं। इसके बाद सभी फिर से रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान वही मास्क वाले लोग उन्हें एक एक करके पकड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जंगल में काफी सारे जाल बिछाए हुए थे। किसी एक जाल में मीला फंस जाती है और गड्ढे में गिर जाती है, जहां पर नुकीली धारदार लकड़ियां गड़ी हुई थी, जो मीला के शरीर के आर पार हो जाती हैं। एडम उसे देखकर उसकी मदद करने के बजाय वहां से भाग जाता है।
इसके बाद हम जैन को एक तहखाने में देखते हैं जहां एडिथ उसे खाने पीने के लिए पूछ रही होती है। आगे एडिथ जैन को और उसके साथियों को आदिम बस्ती की ओर ले जाने लगती है। ये वही फाउंडेशन वाले लोग हैं जो 1859 से यहाँ पर रह रहे हैं। ये लोग बाहरी लोगों से कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं और अगर कोई बाहरी यहाँ आता है तो उन्हें मार देते हैं। बस्ती में उनकी एक अदालत होती है जहाँ पर ये अपराधियों को सजा सुनाते हैं और उनका मुखिया वेनेबल नाम का एक आदमी होता है। एडम ने जिस मास्क वाले आदमी को मारा था उसका नाम सैमुअल होता है और उसकी हत्या के लिए सभी दोस्तों को अदालत में पेश किया जाता है, जहाँ पर हॉब्स नाम का एक आदमी कहता है कि उसने उन्हें देखा है जंगल में और शहर में। एडम ने उस पर बोतल भी फेंकी थी और ये हमसे नफरत करते हैं, मेनली एडम। यहाँ हमें पता चलता है कि एडम ने उस रात जिस पर बोतल फेंकी थी वो हॉब्स था। वहीं पर सैमुअल का भाई मॉर्गन जो कि हत्या के समय वहीं पर था, यानी कि दूसरा मास्क वाला आदमी मॉर्गन ही था जो कि वहां से भाग गया था। यहाँ पर वो डिटेल में बताता है कि एडम ने उसके भाई सैमुअल को किस तरह मारा था। वेनेबल उन सभी दोस्तों से पूछता है कि क्या ये सही है, क्योंकि सिर्फ जैन को ही बोलने की अनुमति थी। वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए झूठ बोल देती है। उसी के पीछे रूथी खड़ी होती है जो कि एडम की ओर इशारा करती है और कंफर्म करती है कि सैमुअल की हत्या इसी ने की है। एडम काफी डर जाता है और अपने आप को बचाने के लिए रूथी पर चाकू रख देता है और अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए कहता है। तभी रूथी छुरी से एडम पर हमला कर देती है और उसे पकड़वा देती है। आगे हम देखते हैं कि वेनेबल एडम को ठीक वैसे ही मारता है जैसे उसने सैमुअल को मारा था और बाकी सभी को झूठ बोलने के लिए अंधेपन की सजा सुनाता है। इस बात से डरकर लुइस भागने की कोशिश करता है, लेकिन फाउंडेशन के लोग उसे पकड़कर अंधा कर देते हैं और उसे डार्क वे में डाल देते हैं। इसी बीच जैन बचने की एक आखिरी कोशिश करती है, जहां वो फाउंडेशन को एक ऑफर प्रपोज करती है। वो कहती है कि डेरियस एक नॉन प्रॉफिटेबल एनर्जी प्लांट चलाता है और कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी काम कर रहा है, जो कि आपके फाउंडेशन डेवलपमेंट में आपकी काफी मदद कर सकता है। वहीं जैन खुद को एज अ वाइफ रिप्रेजेंट करती है जो लॉन्ग लाइफ यहीं रुकने का वादा करती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि वेनेबल उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। फाउंडेशन उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों को वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। आगे हम देखते हैं कि वेनेबल जैन को अपनी वाइफ के रूप में रख लेता है, क्योंकि उसकी बीवी कई साल पहले खाई से गिरकर मर गई थी और वो सालों से अकेला था। जैन भी इस बात को एक्सेप्ट करती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद फिर से कहानी अब प्रेजेंट डे पर आती है, जहाँ स्कॉट अपनी बेटी को खोजने के लिए जंगल में जाने वाला था। तभी होटल की ऑनर लेडी स्कॉट को वार्न करती है और फाउंडेशन की सच्चाई के बारे में बताती है। उसका कहना है कि तुम्हारी बेटी अब मर गई होगी और अगर तुम भी वहां जाओगे तो मारे जाओगे। इसके बाद नेट अपने साथियों के साथ मिलकर स्कॉट को पीटने लगता है और यहाँ से चले जाने को कहता है। इस दौरान पुलिस की गाड़ी भी वहां आती है, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन स्कॉट हार नहीं मानता और अगले दिन अकेले ही हाइकिंग के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी होटल ओनर उसे रोकने की कोशिश करती है और जब वो नहीं रुकता तो फाइनली ओनर लेडी स्कॉट की हेल्प करने का फैसला करती है। इस दौरान वो अपने भांजे एड और उसके दोस्त को ऊपर से मिलवाती है, जो कि स्कॉट को पैसे लेकर गाइड करने को तैयार हो जाते हैं। हाइकिंग के दौरान एड स्कॉट को बताता है कि यहाँ पर कई सारे जाल बिछे हुए हैं और उनसे हमें बचकर चलना होगा। लेकिन तभी कूपर ऐसे ही किसी एक जाल में फंसकर गड्ढे में गिर जाता है और उसे बचाने के दौरान एड का पैर भी जाल में फंस जाता है। तभी उनके ऊपर लकड़ी का एक बड़ा सा हिस्सा गिर जाता है जिस पर नुकीले कीले लगे हुए थे और वहीं पर दोनों की मौत हो जाती है। अब स्कॉट अकेले ही हाइकिंग के लिए आगे बढ़ता है और पकड़ा जाता है, जहां पर जैन उसके साथ आने के लिए मना कर देती है। आगे वेनेबल स्कॉट लाइन क्रॉस के लिए अगले दिन उसे अंधेपन की सजा सुनाता है और उसे एक पेट के अंदर बंद कर देता है। आगे हम देखते हैं कि आधी रात को जैन स्कॉट के पास आती है और उसे लेकर भागने की कोशिश करती है। तभी उसे डेरियस मिलता है। जैन उसे भी साथ चलने को कहती है, लेकिन डेरियस मना कर देता है। इसी बीच रूथी जैन को भागते हुए देख लेती है। क्योंकि रूथी भी वहां से जाना चाहती थी, वो जैन को एक खुफिया रास्ता बताती है। ये वही डार्क वे था जहाँ वेनेबल लोगों को अंधा करके छोड़ देता था और लोग वहां अंधेपन का शिकार ज़ॉम्बी की तरह अपना जीवन जी रहे होते हैं। वहीं पर जैन को लुइस भी मिलता है, जिसे देख जैन काफी दुखी होती है और उसे इस सजा से मुक्त करने के लिए उसे गोली मार देती है। इसके बाद एडिथ और हॉब्स उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें वो दोनों उन्हें मार देते हैं। आगे हम देखते हैं जैन और स्कॉट किसी तरह रास्ते के नजदीक पहुंचते हैं, जहां उन्हें नेट बंदूकों से लैस अपने साथियों के साथ मिलता है। वहीं वो बताता है कि 6 साल पहले उसका भतीजा भी इसी जंगल में खो गया था और वो कभी वापस नहीं आया। वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए पीटा कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही ना हो। इसी बीच फाउंडेशन के कई सारे लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें नेट गोलियों से भून देता है। इसके बाद नेट जैन और स्कॉट को सही सलामत शहर वापस ले आता है। कुछ महीने बीतते हैं। वेनेबल रूथी के साथ जैन के घर पहुंचता है, जहां वो जैन की स्टेप मदर को झूठ बोलता है कि वो उनके नए पड़ोसी हैं। वो जैन और स्कॉट को जानते हैं और बिजनेस के पर्पज से यहाँ पर आए हैं। तभी जैन घर पर आती है और वेनेबल को देखकर शॉक्ड हो जाती है। जैन स्मार्टली मोम और बच्चों को दूसरे कमरे में भेजती है, ये कहकर कि उसे बिजनेस की कुछ बातें करनी है। इसके बाद जैन वेनेबल से कहती है कि वो उसके साथ चलने को तैयार है, अगर वो वादा करे कि उसकी फैमिली को वो कुछ नहीं करेगा। वेनेबल उसकी बात को मान लेता है। वे तीनों बैन में बैठकर जाने लगते हैं, जहां पर फाउंडेशन के और भी लोग थे। तभी हम देखते हैं कि अचानक बैन का एक्सीडेंट हो जाता है और जैन फाउंडेशन के लोगों को मार देती है। और आगे हम देखते हैं कि जैन रूथी का हाथ पकड़कर घर की ओर जाने लगती है। और इसी के साथ दोस्तों एक और कहानी का सफर खत्म हो जाता है।
तो ये थी दोस्तों रॉन्ग टर्न 2021 की कहानी, जो कि रॉन्ग टर्न सीरीज की 7वीं फिल्म है। ये फिल्म अपनी बाकी फिल्मों से काफी अलग है और जेन्युइनली ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। स्टोरी सिंपल है लेकिन एक्टिंग और सस्पेंस मुझे काफी पसंद आया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग फिल्म के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।